बदले की कहानियां जो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गईं। कहते हैं बदला लेने से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, पर कसम से उसमें मजा बहुत आता है। कोई मेरा लंच चुरा कर खा गया है तो मेरे द्वारा एक पर्ची पर लिखी गई भद्दी गालियां पढ़ने को तैयार है, लेकिन सभी बदलों का लेवल एक जैसा नहीं होता। मैं इनडायरेक्ट रूप से बदला लेना भी पसंद करता हूँ, पर किसी का दसियों लाख का नुकसान करा देने या उनकी जिंदगी का पर्दाफाश कर देने में एक और ही मजा आता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी मजेदार यात्रा पर जहाँ आप देखेंगे कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे बदला लिया जिसके बारे में जानकर आपको बहुत मजा आने वाला है। मैकेनिक का पैसा कभी मत रोको। एक कार मैकेनिक की जिंदगी आसान नहीं होती। जब वे आपकी विंडस्क्रीन वाइपर का ऑयल तीसरी बार नहीं चेंज कर रहे होते तो उस वक्त वे बहुत कुछ घटिया और दिमाग खराब कर देने वाले कस्टमर से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि हमारे इस रेडिट यूजर के फादर। साल 2000 के दशक की शुरुआत में ये मैकेनिक अपनी खुद की एक रिपेयर शॉप चलाता था। एक दिन महंगी सी दिखने वाली एक कन्वर्टेबल गाड़ी में एक आदमी आया जिसे कार के गियर की कुछ दिक्कत ठीक करानी थी। समस्या दूर करने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, पर मैकेनिक ने आखिरकार उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। पर जब पैसे देने की बारी आई तो कार का मालिक आनाकानी करने लगा। उसने आधे पैसे देते हुए कहा कि बाकी के पैसे एक आध हफ्ते में लौटा देगा। वो मैकेनिक सीधा साधा सा इंसान था जो छोटी सी दुकान चलाता था, सो ग्राहक की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद उस कार मालिक का कुछ अता पता नहीं था। करीब 2 महीने बाद जब मैकेनिक की उस कार मालिक से फोन पर बात हुई तो उसने पूछा कि वो उसके बाकी के पैसे कब वापस देगा, तो कार मालिक ने इस बार पैसे देने से मना कर दिया। कार की मरम्मत एकदम अच्छी तरह से हुई थी, पर चूंकि अब कार उसके हाथ में आ चुकी थी सो उसने बाकी पैसे अदा करने की कोई वजह उसको समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो हमारे सीधे साधे मैकेनिक को बहुत गुस्सा आया, फिर उसने कार मालिक को एक बहुत ही मजेदार सबक सिखाने की ठान ली। मैकेनिक ने उस कार को उठवाने के लिए एक स्थानीय क्रेन सर्विसिंग में फोन लगाकर कहा और बताया कि राज्य के कानून के मुताबिक कार पर अब भी उसका हक था और वो अपना बकाया वसूलने के लिए उस कार को बेच सकता है। हालांकि इसके नियम हर राज्य में थोड़े बहुत अलग होते हैं, पर फिर भी हमारा मैकेनिक क्रेन वालों को मनाने में तैयार रहा और उस आदमी कार को उठाकर ले आया। तो क्या वो कार को अपनी दुकान पर ले गया? जी नहीं, वो कार को सीधे स्क्रैप में तब्दील करने वाले के पास ले गया। इससे पहले कि कार का मालिक कुछ कर पाता, उस कन्वर्टेबल कार को चकनाचूर करके कबाड़ खाने में भिजवा दिया गया और मैकेनिक ने अपना सारा बकाया वसूल लिया। उससे आग बबूला कार का मालिक अगले दिन 2 पुलिस वालों के साथ उस मैकेनिक की दुकान पर आ गया। लेकिन जब मैकेनिक ने पुलिस वालों को पूरा मामला समझाया तो पुलिस वाले ये कहकर वापस चले गए कि ये एक सिविल विवाद है, ना कि क्रिमिनल मैटर। जब कार के मालिक ने मैकेनिक को कोर्ट तक घसीटना चाहा तो जज ने मुकदमा ही खारिज कर दिया। तो इस कहानी से क्या सबक मिला? अगर आप अपनी कार को कबाड़ के भाव बिकते हुए नहीं देखना चाहते तो अपने मैकेनिक का बकाया सही समय पर जरूर क्लियर कर देना भाई। शरारती भाई को चखाया मजा। हम सभी किसी न किसी ऐसे शख्स को जरूर जानते हैं जो हर मौके पर सारा का सारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। आपकी बर्थडे पार्टी है, लो उसी दिन उस बंदी का प्रमोशन भी हो गया। आप कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले, लो उसी में वो नई कार खरीद के आ गया। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप इस सिचुएशन में फंसने वाले इकलौते शख्स नहीं है। बेनाम एक रेडिट यूजर का डॉट नाम का एक छोटा भाई हुआ करता था जो हर मौके पर खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करता था। उदाहरण के लिए अपनी बहन की गोद भराई वाले दिन टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐलान किया कि वे पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये भी कोई बात हुई क्या भाई? अपना खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज करो ना। इसी तरह बेन की शादी से ठीक एक दिन पहले टॉड की जेब से गलती से एक बहुत ही महंगी अंगूठी की रसीद गिर पड़ी। साफ जाहिर था टॉड अपने भाई बेन की शादी के समारोह के बीच में ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था। बेन ने टॉड को पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश की तो टॉड जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगते हुए वादा किया कि वो किसी दूसरे की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को कभी प्रपोज नहीं करेगा। तो बेन ने उसे अपनी शादी में आने की इजाजत दे दी, पर साथ ही चेतावनी दी अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो बहुत पछताना पड़ेगा। बेन की नई नवेली दुल्हन जब अपने पिता के साथ डांस कर रही थी तभी टॉड ने घुटनों के बल झुकते हुए भरी महफिल के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। पर ये क्या? बेन के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा था। अभी टॉड अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे कि फूला हुआ पेट लेकर एक प्रेग्नेंट महिला उनकी तरफ बढ़ते हुए तमाशा करने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाकर टॉड को झूठा, मक्का और धोखेबाज कहने के साथ साथ ये दावा कर रही थी कि टॉड उसके बच्चे का बाप है। उस औरत ने टॉड के फोन से कॉल करके ये साबित किया कि दोनों पहले संपर्क में थे। ये सब देखकर टॉड की गर्लफ्रेंड ने अंगूठी निकालकर जमीन पर फेंक दी और रोते हुए वहां से चले गई। ये नजारा देखकर बेन की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन खुशी के मामला ये था कि अपनी होने वाली बीवी से सलाह लेने के बाद बेन ने एक प्रेग्नेंट औरत से संपर्क किया और उससे अपनी शादी में आने के लिए कहा। अगर टॉड बेन की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं तो उस गर्भवती महिला को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि बेन ने उस औरत को टॉड का नंबर भी दे दिया ताकि लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए। एक्टिंग वाकई इतने काबिल तारीफ थी कि टॉड की गर्लफ्रेंड ने उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया। उम्मीद है कि इसके बाद टॉड को अच्छा खासा सबक मिल गया होगा कि खुद को हमेशा दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए। बेवफा को किया सरेआम रुसवा। अगर आपने कभी बेवफाई झेली है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि उससे दर्दनाक फीलिंग तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। लेकिन रेडिट यूजर कमिट डिफ्रॉग के इस किस्से जैसी कहानियां बड़े से बड़े दिलजलों के मन में जोश पैदा कर सकती हैं। कमिट को अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड सू के साथ शादी किए हुए 23 साल हो चुके थे और दोनों के 2 बड़े बड़े बच्चे, एक आलीशान सा घर, कई गाड़ियां, अच्छी खासी लोकेशंस पे छुट्टियां समेत हर वो चीज मुहैया थी जो अमेरिकन ड्रीम में होती है। लेकिन अपने घुटने की सर्जरी से उबरते वक्त कमिट ने पाया कि सू के बर्ताव में बदलाव आने वाला है। वो घर देरी से आने लगी, कमिट से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और
और उसने अपने सारे के सारे डिवाइसेस के पासवर्ड भी चेंज कर दिए थे। शुरू शुरू में तो कमिट को कोई शक नहीं हुआ, फिर एक दिन यूं ही सोशल मीडिया चलाते वक्त उन्होंने सू की अपनी एक सहकर्मी के साथ बेहद अंतरंग तस्वीरें देख ली। सबसे अजीब बात यह थी कि कमिट इस बंदे से पहले कभी नहीं मिले थे, पर फिर भी उन्होंने उसे अपनी प्रोफाइल से ब्लॉक कर रखा था। अब कमिट का शक गहराने लगा। अपनी फैमिली डेटा का इस्तेमाल करते हुए उसने एक ऐप डाउनलोड की जिससे उससे नेटवर्क से जुड़े हुए हर डिवाइस पर आने वाले और उनसे भेजे जाने वाले मैसेजेस को पढ़ा जा सकता था, और सू का फोन भी उन डिवाइसेस में से एक था। अब कमिट का दिल पूरी तरह से बढ़ चुका था, क्योंकि उन्होंने पाया कि सू किसी को प्यार मोहब्बत वाले मैसेज के साथ साथ अपनी ढेर सारी अंतरंग तस्वीरें भी भेजा करती थी। कमिट ने स्थिति को समझने में पूरे 3 दिन लगा दिए, लेकिन चौथा दिन आते ही वो अपने बदले की योजना पे अमल करने में जुट गए। सर्जरी से पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद कमिट भी ठीक वैसे ही पेश आने लगे जैसे सू आ रही थी। वो काम पर देर से लौटने लगे, सू से बातचीत कम कर दी और अपने सारे डिवाइसेस का पासवर्ड बदल डाला। सू को यह समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि उनके पति का कहीं चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो खुद भी यही सब करती चली आ रही थी। आखिरकार एक दिन सू ने पति का सामना करते हुए उनके किसी औरत से चक्कर चलने वाली बात कह डाली। कमिट उसके मुंह पर खड़े हुए पूरे 2 मिनट तक हंसते रहे, क्योंकि उनकी हरकतों के बावजूद सू कुछ साबित नहीं कर सकती थी और वे सब उसे विचलित करने के लिए कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे सबूत भी इकट्ठा कर रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि उनके सारे फाइनेंस और अकाउंट वगैरह अलग हो जाएं। उन्होंने चुपके चुपके अपना सारा सामान भी घर से बाहर पहुंचा दिया था। बिना सू को भनक लगे एक नया घर खरीद डाला। वो पूरे 5 महीने तक एकदम लापरवाही से जीत रहे, जिसके बाद सू अब परेशान होने लगी। कमिट देख पा रहे थे कि सू अपने यार से चैटिंग करते वक्त कहती है कि वो अब भी कमिट से ही प्यार करती है और शायद ये उसके बुरे कर्मों का नतीजा है कि उसके पति का कहीं और चक्कर चल रहा है। बेचारी को असलियत का अंदाजा भी नहीं था। आखिरकार एक दिन उसने अपने यार से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो कमिट को फिर से अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहती थी। लेकिन कमिट अब सू से कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनका प्लान पूरा हो चुका था। दिसंबर का महीना शुरू होने पर कमिट ने अपने दोनों बच्चों को उनकी मां की करतूत बताई और ये भी बताया कि बदले में वो क्या करने वाले हैं, पर बच्चों से अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखने का। बच्चे ये सब सुनकर उदास हुए, लेकिन अपने पिता के प्लान में मन लगाकर साथ देने को राजी हो गए। क्रिसमस वाले दिन जब सू सोकर उठी तो उन्होंने पाया कि उनके बगल में पिछले 8 महीनों में उनके द्वारा अपने लवर को भेजे गए सारे मैसेज की एक प्रिंटेड कॉपी रखी हुई है, और हाँ, वहीं कमिट के वकील के कार्ड के साथ मैरी क्रिसमस लगा हुआ था। एक कार्ड भी रखा था, पर बात इतने पर खत्म हुई। कमिट ने ऐसी 14 किताबें बनवाई थी जो उन्होंने सू के दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि उसके ऑफिस में बंटवा दी थी। इसके बाद उन्होंने सू के कॉल और मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया। अगले 2 हफ्तों में सू की जिंदगी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। सू के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। वहीं अदालत ने कमिट को बिना किसी शर्त के तलाक दे दी। कमिट ने घर सू के लिए छोड़ दिया और खुद जंगल में बने अपने छोटे से केबिन में रहने लगे। कमिट ने दोनों का ज्वाइंट अकाउंट भी धीरे धीरे खाली कर दिया था, ताकि सू को एक भी पैसा ना मिले। सबसे मजे की बात तो यह है कि सू और उनके लवर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में किसी कलीग से अफेयर चलने की मनाही करने वाले नियम का उल्लंघन किया था। वाह, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी मेरे साथ चीटिंग की ना, तो मैं उससे बदला लेने के लिए पक्का इसी बंदे को हायर करूंगा भाई। बर्फ में कैद हुई कार्स। पता नहीं क्यों जब बदला लेने की बात आती है तो कार पार्क करने से जुड़े विवादों का बदला लेने की कहानियों में मुझे बड़ी दिलचस्पी होती है। उदाहरण के लिए हमारे इस रेडिट यूजर रिक की पार्किंग रिवेंज का ये किस्सा ले लीजिए। सन 2000 के दशक की शुरुआत में रिक की फैमिली के पास शिकागो के बाहरी इलाके में स्थित 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग हुआ करती थी। कुछ अपार्टमेंट्स में रिक की फैमिली रहती थी और बाकी अपार्टमेंट्स को उन लोगों ने किराए पर उठा रखा था। उनके कॉम्प्लेक्स में 16 कार्स की क्षमता वाली एक स्पेस पार्किंग भी थी, जो फैमिली और किराएदारों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए काफी थी। लेकिन एक दिन रिक ने नोटिस किया कि उनकी पार्किंग में कई ऐसी कारें आकर खड़ी हो रही थी जो ना तो उनकी थी ना उनके रिश्तेदारों की। रिक ने ऐसी कार का रास्ता ब्लॉक किया और उसे उठवाने के लिए एक टोइंग कंपनी को बुला लिया, पर तब भी कार का मालिक आ गया और रिक की क्वारियों पे गाड़ी चढ़ाते हुए वहां से भाग निकला। उससे में आकर रिक ने उस टोइंग कंपनी से समझौता किया और कंपनी ने जगह जगह चेतावनी वाले बोर्ड लगा दिए कि बिना इजाजत यहाँ गाड़ी खड़ी करने वालों की गाड़ी उठा ली जाएगी। लेकिन न्यू ईयर से पहले वाली रात को जब रिक थोड़ी देर से घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी पार्किंग कारों से खचाखच भरी हुई थी और उनमें से कोई भी गाड़ी या उनके किराएदारों की नहीं थी। वहां इतनी ज्यादा कारें थी कि पार्किंग पूरी तरह से भर गई थी और कुछ कारें तो सड़क और फुटपाथ पर खड़ी होकर बिल्डिंग में घुसने का रास्ता ब्लॉक कर रही थी। साफ था कि किसी ने पार्टी रखी थी, पर उन्होंने पता करने पर पाया कि वो उनकी बिल्डिंग में रहने वाला कोई नहीं था। फिर रिक ने टोइंग कंपनी को फोन किया, पर उस वक्त कंपनी वाले बहुत ज्यादा बिजी थे। अब रिक ने मामले से खुद ही निपटने की ठान ली। उस रात ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, सो रिक ने लोन में पानी वाले 3 स्प्रिंकल निकाले और उनका पाइप अपने बाथरूम में नल से जोड़कर उनमें गर्म पानी चालू कर दिया। बाहर का तापमान 0 डिग्री से भी कम था, सो पानी गर्म होने के कारण पाइप में तो नहीं जम रहा था, लेकिन बाहर सड़क और कारों पर गिरते ही उन पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमा होने लगी। सो समय समय पर स्प्रिंकल्स की पोजीशन बदल देते थे ताकि हर कार के कोने पर बर्फ की परत अच्छी तरह से जम जाए, यहाँ तक कि खिड़की के शीशों और दरवाजे के हैंडल तक। जब सारी कारें बर्फ से पूरी तरह ढक गईं तो रिक ने अपना सारा लपेटा सामान और घर जाकर आराम से सो गए। सुबह के 4 बज रहे थे जब कई गुस्साए हुए लोगों ने चिल्लाने और डोरबेल की आवाज के चलते रिक की नींद टूट गई। लोगों की कार पे इतनी बर्फ जमा हो गई थी कि दरवाजे तक नहीं खोल पा रहे थे। पूछने पर पता चला वे सभी वहां से कुछ दूर रहने वाले एक बंदे के घर पे पार्टी करने आए थे और उसी ने मेहमानों की गाड़ी को यहाँ पार्क करने के लिए कहा
था। ये वही बंदा था जो रिक की फूलों की क्यारियों पर कार चढ़ाकर भाग गया था। रिक जानते थे ये लोग अपनी कार में घुस नहीं सकते, सो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि जल्दी से अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लें वरना टोइंग कंपनी उन्हें उठा ले जाएगी। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पहले तो वे मामले को जानने के बाद अच्छी तरह से हंसे, फिर रिक की जमीन पर इलीगल रूप से पार्क की गई हर एक कार का चालान काट दिया। नए साल का स्वागत करने के लिए इससे रोमांचकारी तरीका और क्या हो सकता है भाई। खड़ूस सास ससुर ने बनाया कंगाल। ससुराल वालों में से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, पर कुछ तो एकदम बदबूदार साड़े जैसे होते हैं, जैसे कि रेडिट यूजर लिविंग बंच 6371 को पता चला जब कुछ समय पहले 18 साल की उम्र में इस यूजर के तत्कालीन देवर ने ऐलान किया कि वो एक ट्रांस वुमन है। लेकिन बेहद केयरिंग और लविंग नेचर के माने जाने वाले उनके सास ससुर ने अब बेटे बन चुके अपने भूतपूर्व बेटे को तत्काल घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने वो कार भी वापस ले ली जो उन्होंने उसे दिलाई थी और उसके ज्वाइंट अकाउंट में पड़े सारे के सारे पैसे भी निकाल लिए। सो बेचारी को लिविंग बंच के घर तक पहुंचने के लिए सन्नाटी रात में 8 मील से ज्यादा पैदल चलना पड़ा। इतनी रात में अपनी बहन को देखकर एकदम से दंग रह गए लिविंग बंच के हस्बैंड ने अपने परंपरावादी माँ बाप से बातचीत करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से नकार दिया कि वो अपनी असलियत कबूल कर रही थी और साथ ही साथ उसका सारा का सारा सामान भी छीन लिया, जिसमें उसके खुद के कमाए गए पैसे से लिया गया सामान भी शामिल था। लिविंग बंच को ये सब जरा भी पसंद नहीं आया क्योंकि वे अपनी ननद से बेहद प्यार करती थी, भले ही उसकी असलियत कुछ भी रही। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर उनके माँ बाप से हर तरह का रिश्ता तोड़ने की ठान ली और तभी उनके मन में कमाल का आइडिया आया। लिविंग बंच के ससुर एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और इत्तेफाक से उनके सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट क्लाइंट लिविंग बंच के ही बॉस थे। उन्होंने अपने बॉस को सारी कहानी बताई, जिसके बाद बॉस ने वादा किया कि अगर वे उनके ससुर जितने रेट में ही माल देने वाली कोई दूसरी कंपनी खोज लें तो उनके ससुर से माल लेना बंद कर देंगे। पर ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके ससुर इतना अच्छा रेट दे रहे थे कि उससे मिलता जुलता रेट पाना काफी मुश्किल था। लेकिन लिविंग बंच ने हार नहीं मानी और वे अपनी तलाश में जुटी रही और 6 महीने बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसी कंपनी मिल गई जो उसी रेट पर बिजनेस करने को तैयार थी। इत्तेफाक से उसी वक्त उनके ससुर ने अपने घर का रेनोवेशन शुरू करवा दिया। सो आय में होने वाली समस्याओं को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए वो तब तक रुकी नहीं जब तक कि उनके ससुर इस मकान की मरम्मत में खूब सारा पैसा न लगा दें। करीब 1 महीने रुकने के बाद उन्होंने अपने बॉस को उस नई कंपनी के बारे में बता दिया। करीब 1 महीना और बीता, जिसके बाद लिविंग बंच के ससुर का बिजनेस धड़ाम से नीचे आने लगा। वे बेतहाशा नए क्लाइंट्स की तलाश में जुट गए और अपना बिजनेस बचाने के लिए उन्होंने मकान बेच दिया। पर चूंकि मकान की मरम्मत का काम चालू था तो उन्हें उसकी कुछ खास कीमत नहीं मिल पाई। स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उन्हें जिंदा रहने के लिए रिश्तेदारों से भीख तक मांगनी पड़ी। पर चूंकि उन्होंने अपनी खुद की बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था तो उनकी मुसीबत की घड़ी में भी कोई मदद को आगे नहीं आया। आज इस सबको 8 साल बीत चुके हैं, पर उनके सास ससुर आज भी खुद अपनी हरकतों के चलते पैदा हुए हालात की मार झेल रहे हैं। भाई जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि लिविंग बंच की ननद आज एकदम मजे की जिंदगी काट रही है। जरा कुदरत का खेल तो देखिए, ना बेटी को घर से निकाला होता ना आज खुद बेघर हुए होते। लालच बुरी बला। किसी भी परिवार में लड़ाई करवानी हो तो बस जायदाद का टॉपिक छेड़ दो। सच में अगर आप चाहते हैं कि त्योहार या सेलिब्रेशन जल्दी खत्म हो जाए तो सब बैठे रहें, बस यूं ही पूछ लीजिए कि फलाने रिश्तेदार की जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलने वाला, और देखिए कैसे पूरा का पूरा माहौल मैदानी जंग में बदल जाएगा। ये टॉपिक इतना विस्फोटक है कि नोवा नाम के एक रेडिट यूजर ने इसे इस्तेमाल करते हुए अपने एक रिश्तेदार से गजब का बदला लिया। उनका एक बहुत ही घटिया और लालची किस्म का कजन था जो हर समय उनके दादा दादी से किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठने की फिराक में लगा रहता था। लेकिन नोवा को अपने दादा दादी के पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस लगाव के नाते उनके साथ टाइम बिताया करते थे। इसलिए जब नोवा की दादी चल बसी तो वो दादाजी के साथ रहने के लिए उनके घर में शिफ्ट हो गए। नोवा के कजन को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई क्योंकि उसे लग रहा था कि नोवा दादाजी के करीब जाकर उनकी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है। एक दिन नोवा जब घर आए तो उन्होंने उसे पाया कि उनके कजन के बच्चों में से एक बच्चा हाथ में लोडेड बंदूक लेकर उससे खेल रहा था। एक ऐसी बंदूक जिसे दादाजी ने नोवा को संभाल कर रखने के लिए दी थी। नोवा को गन सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उन्होंने कसम खाते हुए दावा किया कि लोडेड बंदूक तो छोड़िए, वो खाली बंदूक को भी घर में यूं ही कभी नहीं बल्कि एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। दादाजी ने उनकी बात पर यकीन तो कर लिया, पर फिर भी मामला शांत हो जाने तक उन्हें कहीं और जाकर रहने के लिए कहा गया। अब नोआ को सारा का सारा मामला समझ आ रहा था। उनके कजन ने जानबूझकर अपने बच्चे से वो शरारत करवाई थी ताकि दादाजी गुस्से में आकर नोआ को घर से निकाल दें और सारी की सारी जायदाद खुद उसे मिल जाए। नोआ ने अपने दादाजी को मामला समझाने की लाख कोशिश की, पर अफसोस की घटना के करीब 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। अब नोआ खुद को एकदम बर्बाद हो चुका समझ रहे थे। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद उनका वसीयतनामा पढ़ा गया, जिसे सुनकर नोआ ने एक बहुत ही खास बात नोटिस की। लिखा तो कानून की जटिल भाषा में था, पर आसान भाषा में बोला जाए तो वसीयतनामा कहता था कि अपने हिस्से से 1 पाई भी ज्यादा लेने की कोशिश करने वाले को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब नोआ के दिमाग में अपने कजिन से बदला लेने का एक बेहद कमाल का आइडिया चमक उठा। घर जाकर उन्होंने अपने कजिन को फोन किया और यूं ही बातों बातों में उसे बताया कि आज उनकी दादी के सारे जेवरात नीलामी के लिए किसी चैरिटी को दान कर दिए
दिए जाएं। कजिन ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और फौरन दादी घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घर पर पड़े जूते के डब्बे में जेवरात भरने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके हिसाब से नीलामी से पहले कुछ जेवर निकाल लिए जाए तो किसी को कुछ पता थोड़ी चलने वाला था। बेचारा उन डब्बों को भर ही रहा था कि तभी नोआ के पिता उनके कुछ वकील आखिरी चीजें चेक करने के लिए आधम के और देखा कि नोआ का कजिन जेवरात से भरे हुए जूते के 4 डब्बे ले जाने की कोशिश कर रहा था। नोआ को पता था कि उस दिन वकील उनके दादा के यहाँ जाने वाला था, सो उन्होंने अपने कजिन के सामने ऐसा चारा डाला कि वो एकदम सटीक समय पर जाल में फंस गया। लालच का नतीजा ये हुआ कि नोआ के कजिन को अपने दादा दादी की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि नोआ के हिस्से में कितना है, पर यह कहानी वाकई में बेशकीमती है भाई। विकलांग को परेशान करना पड़ा भारी। विकलांगों के लिए बने पार्किंग स्लॉट में अपनी कार खड़ी करने वाले बिना किसी विकलांगता वाले लोगों के लिए नरक में एक अलग से खास जगह बनाई गई होगी। क्या विकलांग लोगों की जिंदगी में पहले से कम मुसीबत है जो अब उन्हें ये सब झेलना पड़े? 90 के दशक की शुरुआत की बात है जब रेडिट यूजर ड्रम हेड के विकलांग पिता फ्लोरिडा में रहा करते थे और एक दिन उन्होंने विकलांग वाले स्पॉट पे पार्किंग करने वाली एक औरत को गजब का सबक सिखाया। वे पास की एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए और हैंडीकैप्ड स्लॉट में गाड़ी लगाने ही वाले थे कि एक लाल रंग की पोर्शे में बैठी औरत फर्राटे से आई और उनके स्पॉट पे गाड़ी लगा दी। यूजर के पिता ने अपनी कार की खिड़की का शीशा नीचे किया और औरत को विकलांगों वाले बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कार हटाने के लिए कहा। बात मानने के बजाय औरत ने बदतमीजी की, कहा कि तुम विकलांग तो नहीं लगते, और दुकान के अंदर चली गई। पहली बात तो हर किसी विकलांगता आंखों से नजर नहीं आती और दूसरी बात इस बड़बोली औरत की ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। ड्रमहेड के पिता कार से बाहर निकले और उस औरत की कार के 4 टायर पूरी तरह से पंचर करके अपनी कार थोड़ी दूर लगाकर चले गए और वो औरत के लौटने पर अपना तमाशा देखेंगे। कुछ देर बाद जब औरत दुकान से बाहर निकली तो अपनी गाड़ी पंक्चर देखकर चीखने चिल्लाने लगी और स्टोर के स्टाफ पर पुलिस को इत्तला करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन पुलिस ने आते ही मैडम का $250 का चालान काट दिया क्योंकि उन्होंने गलत जगह पर गाड़ी खड़ी की थी। साथ ही उन्हें टोइंग कंपनी बुलवाकर अपनी गाड़ी हटाने के लिए भी कहा गया। पुलिस के जाने के बाद ड्रमहेड के पिता आए और खिड़की का शीशा नीचे करते हुए औरत से बोले, तुम विकलांग तो नहीं लगती, पर हाँ तुम्हारी गाड़ी जरूर लगती है। मान गए अंकल जी, नए नवेले लौंडे तक फेल हो जाए आपके इस बदले के सामने। भाड़े के लिए कुछ भी करेगा। टैक्सी ड्राइवर का काम जरा भी आसान नहीं होता। उन्हें शराब पीकर टुन हो चुके यात्रियों से लेकर पीछे वाली सीट पर होने वाले तरह तरह के कारनामों तक न जाने क्या क्या झेलना पड़ता। लेकिन रेडिट यूजर द विंडीगो की दादी माँ भी एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी और वे जरा भी बकवास बर्दाश्त नहीं करती थी। 70 के दशक में वो इंग्लैंड के न्यू कैसल में अपनी खुद की एक टैक्सी चलाती थी। एक रात उन्होंने सवारी उठाई और जब उसे मंजिल पर ड्रॉप किया तो वो किराया देने में आनाकानी करने लगा, पर उस बेचारे को ये नहीं पता था ये दादी माँ खाली हाथ लौटने वाली में से नहीं है। जब दादी ने देखा कि वो यात्री भागने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने एक्सीलरेटर दे मारा और उस कमबख्त के पैरों पर गाड़ी चढ़ाकर खड़ी कर दी। ओ बेशरम बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा था, फिर भी किराया देने को तैयार नहीं था। जाहिर है पुलिस मौके पर आ गई, ज्यादा देर नहीं हुई और जब दादी ने पुलिस वालों को सारा मामला समझाया तो उन्होंने उस यात्री के प्रति जरा भी रहम न दिखाते हुए अपने हाथों से उसकी जेब से पैसे निकालकर दादी का किराया अदा किया। फिर उन्होंने दादी को पूरी इज्जत के साथ वहां से रवाना कर दिया। पर क्या मैडम की रात अभी खत्म हो चुकी थी? जी नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी थी। कुछ घंटों के बाद वो सवारी इंतजार कर रही थी कि 2 आदमी एक तीसरे आदमी को अपने कंधों पर लादे हुए उनकी खिड़की तक आए। पर ये क्या, कंधों पर लदा वो तीसरा आदमी वही पहले वाला किराया चोर था। उसे उस महिला को पहचानने में कुछ पल तो लगे, लेकिन उसके बाद तो भाई साहब गालियों की बौछार से लगे। फिर दादी ने उसे सहारा देने के लिए दोस्तों को समझा कि किस तरह उनके दोस्त ने उनका किराया हड़पने की कोशिश की। लेडी उन दोनों को तो कार में बैठाने को तैयार हो गई, पर उस किराया चुराने वाले को अपनी कार में जगह नहीं दी। अपने दोस्तों की करतूत सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा हुए दोस्त गाड़ी में बैठे और उस निकम्मे को वहीं छोड़कर चले गए। अब उस महिला ड्राइवर ने अपने बदले का आखिरी दाव खेलते हुए वहां मौजूद सभी टैक्सी ड्राइवर्स को उस बंदी की करतूत के बारे में बता दिया ताकि कोई भी टैक्सी उसके घर ले जाने के लिए तैयार न हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस लेडी ड्राइवर का किराया हड़पने की कोशिश करने वाला एक घटिया सा बंदा उस दिन होने वाली बेइज्जती जिंदगी भर नहीं भूलेगा भाई। दादी से पंगा कभी मत लेना। कुछ होते हैं वाहियात लोग, उनसे नीचे होते हैं घटिया लोग और फिर सबके नीचे आते हैं बूढ़े बुजुर्गों को परेशान करने वाले लोग, जैसे हमारे अगले 2 बेवकूफों की ये जोड़ी। रेडिट पर पोस्ट की गई इस कहानी के मुताबिक यूजर के घर के पास स्थित चर्च में एक बेहद सभ्य बूढ़ी महिला आया करती थी। वो एक रिटायर्ड नर्स थी जिसने शादी नहीं की थी, जिसके चलते उसकी कोई औलाद नहीं थी और परिवार के नाम पर सिर्फ एक भतीजा भतीजी थे। एक दिन उस बूढ़ी औरत को जोर का हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाकर डॉक्टर्स ने बताया कि उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। पर उसके मरने से पहले उसके भतीजा भतीजी ऐसी हरकतें करने लगे मानो वो बूढ़ी औरत ऑलरेडी मर चुकी हो। मैं बूढ़ी घर पहुंचे, उसका सारा सामान यहाँ तक कि पुराने बर्तन वगैरह भी अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाने लगे। पर एक समस्या हो गई, स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद औरत किसी तरह बच गई और सही सलामत अपने घर वापस आ गई। घर में घुसने पर उस बूढ़ी ने पाया कि उसका सारा फर्नीचर बर्तन वगैरह गायब हो चुका था। उस बूढ़ी औरत के घर में भला कौन चोरी करेगा? शुक्र है कि उसके अस्पताल के कपड़े तक नहीं चुरा के ले गया। पड़ोसियों के पूछने पर बुजुर्ग औरत को पता चला कि उसके लालची भतीजा भतीजी आकर उसका सारा सामान उठा ले गए। पूछने पर उन दोनों ने कुछ ऐसा करने साफ मना कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं
की। खैर कुछ सालों के बाद वो बूढ़ी औरत सचमुच मर गई, लेकिन अपने हार्ट अटैक के बाद उसने अपने वसीयतनामे में कुछ बदलाव कर दिए। उस हार्ट अटैक वाले कांड से पहले बूढ़ी औरत की सारी जायदाद उसके प्यारे भतीजा भतीजे को मिलने वाली थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ $1 मिल रहा था और बाकी सारी जायदाद औरत के चर्च को दान में मिलने वाली थी। वैसे उस पूरी जायदाद की वैल्यू कितनी थी? ज्यादा नहीं, बस यही कोई 90-95 लाख डॉलर। तो क्या हुआ भाई, कम से कम उन दोनों ने अपनी बुआ के घर से अच्छे बर्तन तो चुरा लिए ना, है ना। फ्री पिज्जा लेने की तरकीब। क्या आप जानते हैं कि मैं भी कभी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हुआ करता था? कितना बढ़िया काम था। मेरा बॉस बहुत अच्छा था और पैसे भी ठीक ठाक ऐसे मिलते थे और हर शिफ्ट में मुझे फ्री में भी एक पिज्जा खाने को मिलता था। मानो मैं कोई सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन अगर किसी घटिया कस्टमर से पाला पड़ जाए तो ये सपना बहुत जल्दी डरावना हो सकता है। जैसा कि हमारे रेडिट यूजर डेमन मास्टर 2162 को पता चला कि साल 2004 में जब ये यूजर एक घर में पिज्जा डिलीवरी करने गया तो दरवाजा खोलने वाली औरत के बदन पर जरा भी कपड़े नहीं थे। बेचारा डिलीवरी बॉय एकदम से चौंक गया, पर खुद को संभालते हुए पिज्जा का दाम बताया ताकि वो पैसे लेकर वहां से फौरन निकल सके। लेकिन औरत ने यह कहते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया कि जब उसने खुद को ऐसी हालत में दिखा दिया तो किस बात के पैसे। डिलीवरी बॉय ने कहा कि वो एक स्टोर का मैनेजर नहीं है, इसलिए फ्री में पिज्जा नहीं दे सकता। पर ये सुनकर वो औरत और ज्यादा भड़क गई और धमकी देने लगी कि वो स्टोर मैनेजर को फोन पर शिकायत कर देगी। डिलीवरी बॉय ने उनका फायदा उठाया, जब हकीकत ये थी कि मैडम ने खुद अपनी मर्जी से बिना कपड़े पहनकर दरवाजा खोला। औरत ने पिज्जा स्टोर में फोन किया और मैनेजर को सारा का सारा माजरा बताकर चुपचाप फोन काट दिया। कुछ ही देर के बाद डिलीवरी बॉय के पास मैनेजर का फोन आया, जिसने कहा कि पिज्जा लेकर वापस चले जाओ और पुलिस को घटना की खबर दे दो। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिले थे। जी नहीं, बल्कि अश्लीलता करने के लिए। डिलीवरी बॉय औरत के सामने ही पुलिस को फोन करने लगा। औरत को लगा कि वो बस उसे यूं ही डरा रहा है, पर थोड़ी देर बाद सचमुच पुलिस वहां आ गई। जब डिलीवरी बॉय अपना बयान लिखवाने लगा तो औरत घबरा गई और सारी बातों से इनकार करने लगी। लेकिन मैनेजर ने भी गवाही दी और औरत ने खुद उसको बिना कपड़ों के सामने आने के लिए फ्री में पिज्जा डिमांड करने वाली बात फोन करके बताई। आखिरकार उस औरत ने कबूल कर ही लिया कि वो झूठ बोल रही थी और धोखाधड़ी एक संगीन मामला है। उम्मीद करता हूँ मैडम ने बिना सजा के छूटने के लिए कोर्ट में जज साहब के साथ ऐसा ऑफर नहीं दिया होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी अभी इस तरह के शो देखने के लिए रेडी नहीं हुई है भाई। जा बेवफा जा। एक चीज जो प्रेमी या प्रेमिका से धोखा खाने के बाद ज्यादा बुरी लग सकती है और वो है उस शख्स से मिलना जिसने आपको धोखा दिया है। बताया नहीं जा सकता कि दिल में कैसी जलन उठती है, लेकिन रेडिट यूजर प्योर पेपर 3666 की समस्या से एकदम उलट थी। कई साल पहले पेपर की गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि वो उसे धोखा दे रही है और उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए यह भी कहा कि अगर आगे जरा भी दोस्ती रखनी है तो पेपर को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पेपर अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्ती जारी रखना चाहते थे, इसलिए शुरुआत में उन्होंने हाँ कह दी, पर उनकी भूतपूर्व गर्लफ्रेंड रह रहकर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक तस्वीरें उन्हें भेजती रहती, मानो उन्हें सताकर लड़की को मजा आ रहा था। पेपर के दिल में गहरी चोट पहुंची और उन्होंने सब्र करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। पर किस चीज के जरिए? थेरेपी के जरिए? जी नहीं, टिंडर के जरिए। एक दिन वो अपना टिंडर स्वाइप कर रहे थे, तभी उन्हें एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का नया बॉयफ्रेंड था, वही जिसके लिए लड़की ने उन्हें धोखा दिया और आज भी उसी को डेट कर रही थी। पेपर के मन में बदले का एक मजेदार आइडिया है। उन्होंने उस लड़के को लाइक किया और दोनों आपस में मैच हो गए। दोनों की बातचीत बढ़ गई और बॉयफ्रेंड ने खुलासा किया कि वो असल में बायसेक्सुअल है और वो पेपर को पहचानता भी नहीं था। दोनों के बीच फ्लर्टिंग वगैरह बढ़ती गई और कुछ ही दिनों के बाद डेट के बाद बंदा खुद ही पेपर की मोहब्बत में पागल सा हो गया था, जबकि वो अब भी पेपर की एक्स की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था। एक दिन पेपर ने अपने नए बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर वो उससे सचमुच प्यार करता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। थोड़ी देर के बाद पेपर के पास उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के ढेर सारे मैसेजेस आने लगे, जिसमें वो बता रही थी कि अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डंप कर दिया है और वो पेपर से ब्रेकअप करने के लिए अपने फैसले पर बहुत पछता रही है। अपनी एक्स के जले पर नमक छिड़कने के लिए पेपर ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एक बढ़िया सी रोमांटिक सी सेल्फी दिखाते हुए पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यानी ये बंदा? फिर उसके बाद पेपर ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए अपने नए बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें हर तरह के धोखेबाजों से नफरत थी। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ही चाल से दोनों को मजा चखाया जाए। बदले की इस अनोखी कहानी को तो वाकई दाद देनी पड़ेगी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? यही कि धोखा देने वालों को धोखा खाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बदले की इन अनोखी कहानियों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपके पास भी अपनी खुद की ऐसी कोई कहानी है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल पर आने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।